हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में आर्कटिक पर मौजूद बर्फ़ बुरी तरह से पिघल रही है। साल 2020 में आर्कटिक की सी में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ दशकों में बड़े बड़े शहर डूबने के कगार पर पहुंच जाएंगे। बढ़ते समुद्र स्तर के चलते 2060 तक जकार्ता और कोलकाता जैसे शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले एक और दशक के बाद 2070 तक मुंबई जैसे शहर भी डूब जाएंगे। क्या हम ये सब होने से रोक सकते हैं? अगर हम ग्लोबल इंडेक्स की माने तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का आखिरी मौका भी हम गंवा चुके हैं। अगर हम कार्बन एमिशन कम करने की भी कोशिश करते हैं, जो कि किसी तरह से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तब भी एक भयानक भविष्य हमारे सामने खड़ा है। कुछ तरकीब है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो ये वीडियो सॉल्यूशन पर होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी की शुरुआत जीवाश्म ईंधन से होता है। जब इंसानों को इसके बारे में पता चला कि करोड़ों साल पहले जो जीव धरती के नीचे दफन हुए वही समय के साथ ईंधन में तब्दील हो चुके हैं। इसी जीवाश्म ईंधन को जब हम जलाते हैं तब निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर चादर की तरह काम करती है। सूर्य से आने वाली किरणें ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन CO2 जैसी गैस इन गर्मी को रोक कर रखती है और वातावरण को गर्म बनाती है। यही है ग्लोबल वार्मिंग, इसी को क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। अगर इस समस्या से हमें निपटना है तो इसके लिए CO2 को हमें वातावरण से वापस खींचना होगा, और ये काम पेड़ बखूबी कर भी रहा है। लेकिन हम इंसान इतने मूर्ख कि अपने थोड़े से सहूलियत के लिए पेड़ की कटाई पर लगे हैं और कई जंगल हमने ख़त्म भी कर दिए हैं। अब थोड़ी अवेयरनेस फैल चुकी है कि चलो वृक्षारोपण करते हैं। चलो ठीक है, देर सवेर अक्ल तो आई, लेकिन बड़ी चीज़ को अब भी हम मिस कर रहे हैं। अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो क्लाइमेट चेंज बड़े लेवल पर किया जा सकता है। अभी तक हम जो पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहे हैं उन्हें हम ज़मीन पर ही लगाने की बात कर रहे हैं, और ज़मीन पृथ्वी का महज 30% हिस्सा है। पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा हिस्सा महासागरों से घिरा है, यानी पानी से भरा हुआ है। तो इस लड़ाई में हमें महासागरों को भी शामिल करना होगा। मैं आपको बता दूं, कार्बन स्टोर करने के मामलों में समुद्र बहुत कारगर होते हैं। दुनिया के महासागर कार्बन के सबसे बड़े भंडार हैं। पानी के अंदर मौजूद बायोमास यानी पौधे, मछलियाँ और अन्य स्तनधारी जीव जो समुद्र तल में रहते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कार्बन समुद्र तल में ही दफन हो जाते हैं। ये सारे काम महासागर तो बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन मानव गतिविधियों के चलते इन महासागरों की हालत भी पस्त हो रखी है। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो रखे हैं और कई इलाकों में तो अत्यधिक एसिडिक हो चुके हैं। इससे समुद्री जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और अब ये अच्छे खासे महासागर वीरान हो गए हैं। अब आगे क्या करना है? आगे हमें यही करना है कि महासागरों में दोबारा जान फूंकनी होगी। लेकिन कैसे? इन्हें दोबारा उसी प्रकार बनाया जाए ताकि वायुमंडल से ये कार्बन को खींचना शुरू कर दे। इसके लिए जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मैक्रोस्कोपिक जीव होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये हमें नग्न आँखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन इन्हें समुद्र के अंदर फूड चेन की बुनियाद मानी जाती है। अगर ये ना हो तो खाने पीने की फूड चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और वहाँ से दूसरे बड़े जीव भी लुप्त होने लगते हैं। मानव गतिविधियों की वजह से इसकी आबादी बहुत तेज़ी से गिरी है। पिछले हजारों साल पहले जितने फाइटोप्लैंक्टन हुआ करते थे, महज उसकी आधी आबादी बची है। हमने महासागरों से भोजन की बुनियाद ही छीन ली है, तो हमें अब दोबारा से फाइटोप्लैंक्टन को रीस्टोर करना होगा। इसके लिए कुछ योजना लाना होगा। इसके लिए हमें लोहा खर्च करना होगा। हमें लोहा यानी आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। आयरन डस्ट की मदद से समुद्र में दोबारा फाइटोप्लैंक्टन फलने फूलने लगते हैं। इंटरेस्टिंग देखना ये होगा कि कितनी आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर रिपोर्ट की माने तो एक टैबलेट के बराबर लोहे से स्विमिंग पूल में भरपूर क्रांति लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आयरन से दोबारा समुद्री पानी को आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। अगर ये सिंपल होता तो हम सब इसे अब तक कर चुके होते। महासागरों से जो हम एक और मदद ले सकते हैं, उसके लिए हमें आर्कटिक की ओर चलना होगा। आर्कटिक पृथ्वी का वैसा इलाका है जो पृथ्वी के बाकी हिस्सों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ़ पिघलने से मौसम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है जब तक हम क्लाइमेट चेंज को फिक्स नहीं कर लेते, तब तक के लिए आर्कटिक के बर्फ़ को दोबारा फ्रीज करना होगा, यानी आर्कटिक की बर्फ़ को दोबारा जमाना होगा।
इसे रीफ्रीजिंग द आर्कटिक कहते हैं। इससे एक्सट्रीम वेदर से कुछ समय के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आर्कटिक की बर्फ़ को फ्रीज कैसे किया जाए। ऐसा करने की एक टेक्निक बादलों से छेड़खानी करने पर आधारित है। प्लान ये है कि आर्कटिक के पास बड़ी बड़ी चिमनी जैसे टावर लगाए जाएं। इसके जरिए समुद्र का खारा पानी ऊपर की तरफ पंप किया जाएगा और ऊपर बारीक नोजल की मदद से ये नमकीन पानी बादलों में स्प्रे किया जाएगा। ये नमक के कण बादलों को और फैलाने का काम करते हैं और ये नमकीन पानी बादलों को पहले से ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बना देता है। ये बादल सूर्य से आने वाली किरणों को आईने की भांति रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। इसके नीचे का इलाका ठंडा होने लगेगा और आर्कटिक की बर्फ़ दोबारा जमने लगेगी। ये सब साइंस फिक्शन ना रहे, इसके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट काम पर जुट गए हैं। साल 2019 में कैम्ब्रिज सेंटर ऑफ क्लाइमेट रिपेयर की स्थापना हुई। यह अपने तरह का पहला ऐसा सेंटर है जो क्लाइमेट की मरम्मत पर फोकस कर रहा है। इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज रोकने की जो मौजूदा रणनीतियाँ हैं वो ना के बराबर है। ये सारी अप्रोच जियो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। जियो इंजीनियरिंग यानी पृथ्वी की इंजीनियरिंग करना, लेकिन अब भी बड़े स्तर पर प्रैक्टिकल तरीके से इसका कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा और असली मुद्दा यहाँ कार्बन एमिशन को बताया जा रहा है। आज के टाइम पे सारे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो कार्बन एमिशन को अगले कुछ सालों तक हमें कम करना ही होगा। बात कुछ भी हो, लेकिन अब हमें पूरी तरह से इस पे लगना ही होगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कर सकें जैसे कर सकें। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस फैलाएं और ख़ुद भी अवेयर हों। अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, साथ में शेयर भी कर सकते हैं।